नमस्कार। आज हम बात करेंगे चीन और भारत की आर्थिक कहानी के बारे में। ये दो ऐसे देश हैं जो लगभग एक ही जगह से शुरू हुए, लेकिन आज उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना बड़ा फर्क आखिर आया कैसे। शुरुआत एक सवाल से करते हैं और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। सोचिए 1990 में अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो कौन आगे था, चीन या भारत? ज्यादातर लोग शायद चीन का नाम लेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जी हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन से ज्यादा थी। थोड़ी सी ही सही, पर ज्यादा थी। और आज की तारीख में आज चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इन 30-35 सालों में ऐसा क्या हुआ? चीन इतनी तेज रफ्तार से आगे कैसे निकल गया, जबकि भारत उस दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया? चलिए इस बड़ी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि इस रेस की स्टार्टिंग लाइन कहाँ थी। इस बड़े फर्क का जो पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है, वो है टाइमिंग। जी हाँ, दोनों देशों ने अपनी आर्थिक नीतियां अलग-अलग समय पर बदली और इसका असर बहुत बहुत गहरा हुआ। देखिए, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए 1978 में ही खोलना शुरू कर दिया था और भारत ने ये कदम 1991 में उठाया। मतलब चीन को पूरे 13 साल की एक जबरदस्त हेड स्टार्ट मिले और ये 13 साल बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ टाइमिंग की नहीं है। सोचिए, दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए बिल्कुल अलग-अलग तरह के इंजन बनाए और इन इंजनों की बनावट, उनका ईंधन, सब कुछ अलग था। एक तरफ था चीन, जिसने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया के लिए सामान बनाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत मैन्युफैक्चरिंग में झोंक दी और बन गया द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना दांव खेला सर्विसेज पर, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर पर, और उसे पहचान मिली द वर्ल्ड्स बैक ऑफिस के तौर पर। भारत के इकोनॉमिक इंजन की एक बहुत खास बात है इसका अपना घरेलू बाजार। करीब 70% इकोनॉमी इस बात से चलती है कि देश के अंदर लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि जब पूरी दुनिया के बाजारों में कोई संकट आता है तो भारत पर उसका असर थोड़ा कम होता है। और यही बात मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं। उनका मानना है कि जो इकोनॉमी अंदर से चलती है उसे बाहर के झटकों से हिलाना मुश्किल होता है। ये उन देशों से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ अपने सामान को एक्सपोर्ट करने पर टिके होते हैं। अब तक हमने टाइमिंग और इकोनॉमिक मॉडल्स की बात की, लेकिन इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है वो अब शुरू होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इन दोनों देशों की किस्मत का फैसला फैक्ट्रियों या ऑफिसों में नहीं, बल्कि उनकी क्लासरूम्स में हुआ। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक बहुत ही अहम रिसर्च है जो बताती है कि एजुकेशन को लेकर दोनों देशों की जो नीतियां थीं, उन्होंने ही उनके आर्थिक भविष्य की पटकथा लिख दी थी। देखिए, फर्क कितना बड़ा था। चीन ने बॉटम अप अप्रोच अपनाई, मतलब सबसे पहले हर किसी को बेसिक स्कूल की शिक्षा दी जाए। वहीं भारत ने टॉप डाउन रास्ता चुना। यहाँ फोकस था कुछ बेहतरीन इलीट इंस्टीट्यूशंस बनाने पर, जैसे आईआईटीज और आईआईएम्स। और इस अलग-अलग सोच का नतीजा 1991 आते आते, जब भारत अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल रहा था, चीन की लगभग 80% आबादी पढ़ लिख सकती थी, जबकि भारत में यह आंकड़ा 50% के करीब था। मतलब चीन के पास एक बहुत बड़ी पढ़ी लिखी वर्कफोर्स पहले से ही तैयार थी। और ये आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। 80 के दशक की शुरुआत में चीन ये पक्का कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल तक पहुंचे। उस वक्त भारत में कॉलेज जाने वाले युवाओं की संख्या चीन से 4 गुना ज्यादा थी। देखिए फोकस कितना अलग था। सिर्फ स्कूल ही नहीं, चीन ने वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया। मतलब अपने युवाओं को हाथ का हुनर सिखाना, उन्हें स्किल्ड बनाना। चीन में 40% युवाओं को ये ट्रेनिंग मिली जो उन्हें सीधे फैक्ट्रियों के लिए तैयार कर रही थी। भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 10% था। कॉलेज लेवल पर भी ये फर्क साफ दिखता है। चीन ने ज्यादातर इंजीनियर्स तैयार किए जो उसकी वर्ल्ड फैक्ट्री वाली एम्बिशन के लिए एकदम सही थे। वहीं भारत में ज्यादातर छात्र सोशल साइंसेज, बिजनेस और कानून की पढ़ाई कर रहे थे, जो सर्विसेज सेक्टर के लिए ज्यादा काम के थे। तो बात साफ है, अलग अलग तरह की क्लासरूम्स ने अलग अलग तरह की वर्कफोर्स तैयार की, और यही वर्कफोर्स दोनों देशों को दो बिल्कुल अलग अलग आर्थिक रास्तों पर ले गई। तो पूरी कहानी को जोड़कर देखें।
चीन की बॉटम अप एजुकेशन ने एक विशाल स्किल्ड वर्कफोर्स बनाई जो मैन्युफैक्चरिंग बूम के लिए एकदम परफेक्ट थी। वहीं भारत की टॉप डाउन एजुकेशन ने एक छोटी लेकिन हाईली एजुकेटेड इंग्लिश बोलने वाली एलीट तैयार की जो ग्लोबल आईटी और सर्विस सेक्टर के लिए बिल्कुल सही थी। ये तो हुई अतीत की बात, लेकिन अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि भविष्य में इन दोनों देशों की कहानी किस तरफ जा रही है। आगे की राह देखें तो भारत के पास एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है, उसकी जवान आबादी। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, मतलब काम करने और खर्च करने वालों की एक बड़ी संख्या। वहीं दूसरी तरफ चीन एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। उसकी आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जो उसकी इकोनॉमी की रफ्तार को धीमा कर सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि पैसा या कैपिटल हमेशा खबर बनने से पहले ही अपनी चाल चल देता है। आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, तो निवेशक इन सारी बातों पर, इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। इस बदलती दुनिया में कौन सा आर्थिक मॉडल ज्यादा टिकाऊ और लचीला साबित होगा? भारत का कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल जो अपनी घरेलू ताकत पर चलता है, या चीन का स्टेट लेड इंडस्ट्रियल मॉडल? इसका जवाब जो भी हो, वो 21वीं सदी की आर्थिक तस्वीर तय करेगा।